नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम नल खोलते हैं तो पानी कैसे आ जाता है? या जब स्विच दबाते हैं तो बत्ती कैसे जल जाती है? ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं, पर किसी जादू से कम नहीं लगती है ना? बिल्कुल। आज हम इसी जादू के पीछे की हकीकत पर बात करेंगे, जिसे कहते हैं जन सुविधाएं या पब्लिक फैसिलिटीज। और इसके लिए हमारे पास एक स्कूल की किताब के कुछ बहुत ही दिलचस्प पन्ने हैं। हाँ, और ये पन्ने चेन्नई की एक कहानी से शुरू होते हैं। यकीन मानिए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये सुविधाएं क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि पानी, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी चीजें सिर्फ हमारी जरूरतें नहीं, हमारा हक क्यों है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो किताब हमें सीधे चेन्नई की एक बस में ले जाती है, जहां अम्मू और कुमार शहर देख रहे हैं। और वो जो देखते हैं वो मतलब हैरान करने वाला है। हाँ, एक ही शहर, लेकिन पानी को लेकर 4 अलग-अलग दुनियाएं। 4 दुनियाएं, बिल्कुल। पहली दुनिया है अन्ना नगर में रहने वाले मिस्टर राम गोपाल की। बड़े सरकारी अफसर हैं। हाँ, उनके बंगले में 24 घंटे पानी आता है, इतना कि लॉन में फवारे चलते रहते हैं। और अगर कभी पानी कम हो भी जाए तो बस एक फोन घुमाया और पानी का टैंकर हाजिर। बिल्कुल। फिर आते हैं माइलापुर में रहने वाले सुब्रमण्यम। एक अपार्टमेंट में रहते हैं। यहाँ 2 दिन में एक बार नगर निगम का पानी आता है। और एक प्राइवेट बोरवेल भी है, लेकिन उसका पानी खारा है। मतलब पीने के काम का नहीं है? नहीं, तो बस टॉयलेट और धुलाई के काम आता है। बाकी इस्तेमाल के लिए उन्हें हर महीने 500-600 रुपए के टैंकर खरीदने पड़ते हैं। यानी अपनी जेब से अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और तीसरी कहानी तो और भी दुखद है। शिवा की कहानी, जो मडीपक्कम में किराए पर रहते हैं। वहाँ 4 दिन में सिर्फ एक बार पानी आता है। 4 दिन में एक बार? हाँ, और पानी की कमी इतनी ज्यादा है कि शिवा अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला सकते। सोचिए, एक बुनियादी सुविधा की कमी किसी के परिवार को एक साथ रहने से रोक रही है। ये कितना गहरा असर डालती है। और पीने के लिए उन्हें बोतल वाला पानी खरीदना पड़ता है। और चौथी दुनिया है पद्मा की, जो सैदापेट की एक झुग्गी में रहती हैं। यहाँ की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। 650 रुपए महीने का किराया देती हैं, लेकिन न घर में बाथरूम है न नल। और 30 झोपड़ियों के लिए कोने में एक कॉमन नल है, जो दिन में 2 बार सिर्फ 20 मिनट के लिए आता है। हाँ, एक परिवार ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टी ही भर पाता है। और गर्मियों में तो लड़ाई झगड़े भी होते होंगे। बिल्कुल। पानी की धार इतनी पतली हो जाती है कि एक परिवार को पानी दूसरे की कीमत पर मिलता है। ये जो फर्क है ना, यही इस पूरी बातचीत का सार है। ये सिर्फ पानी की कमी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जमीन आसमान के फर्क की, यानी भारी असमानता की कहानी है। एक को जरूरत से ज्यादा मिल रहा है और दूसरा अपनी बुनियादी जरूरत के लिए भी तरस रहा है। यही तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में सुविधाएं सब तक पहुंच रही हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये इतना जरूरी है तो इसे किस्मत पर क्यों छोड़ा गया है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे संविधान की एक बहुत मजबूत बात सामने आती है। और वो है हमारा मौलिक अधिकार, है ना? मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई कि साफ पानी पाना हमारा फंडामेंटल राइट है। हाँ, बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। राइट टू लाइफ। हाँ, ये बहुत व्यापक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने फैसलों में ये साफ किया है कि जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। एग्जैक्टली। और सम्मान के साथ जीने के लिए साफ पानी और सफाई जैसी बुनियादी चीजें जरूरी हैं। इसलिए पानी का अधिकार भी इसी का एक अटूट हिस्सा है। एक मिनट, लेकिन इस अधिकार का असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि सरकार को हर किसी को मुफ्त पानी देना होगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। या इसका मतलब सिर्फ ये है कि पानी तक पहुंच होनी चाहिए, भले ही उसके लिए पैसे देने पड़ें? ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। बहुत अलग है। नहीं, इसका मतलब मुफ्त पानी नहीं है। इसका मतलब है यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सब तक पहुंच। हाँ, और इसकी 3 शर्तें हैं। पहला, पानी पर्याप्त मात्रा में मिले जिससे रोज की जरूरतें पूरी हों। दूसरा, वो साफ और सुरक्षित हो। और तीसरा, वो ऐसी कीमत पर मिले जिसे लोग दे सकें। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि पानी तो है पर इतना महंगा कि पद्मा जैसे लोग उसे खरीद ही ना पाएं। ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखी अच्छी बातें हैं या असल में इसका कोई असर होता है? इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। 2007 का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक केस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा। महबूबनगर जिले के एक गांव वाले ने जजों को सिर्फ एक चिट्ठी लिखी।
उसने बताया कि एक टेक्सटाइल कंपनी नदी में जहरीले केमिकल डाल रही है, ओह, जिससे पीने और खेतों में सिंचाई का पानी बर्बाद हो रहा है। और उस एक चिट्ठी से क्या हुआ? जजों ने उस चिट्ठी को ही एक जनहित याचिका मतलब PIL मान लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कमाल है। और उन्होंने तुरंत जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि गांव के हर एक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर साफ पानी सप्लाई किया जाए। वाह, मतलब एक आम नागरिक की एक चिट्ठी ने पूरे सरकारी सिस्टम को हरकत में ला दिया। यही तो हमारे संविधान की ताकत है। ये सच में कमाल है, लेकिन यहीं पर मेरी बात अटक जाती है। अगर हमारे पास इतना मजबूत कानूनी हक है और कोर्ट भी इतना साथ दे रहा है, तो फिर चेन्नई में पद्मा जैसी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? ये गैप क्यों है? क्योंकि कानून बनाना और उसे जमीन पर उतारना ये दो अलग अलग चीजें हैं। सही बात है। कानून तो बन गया, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? यहीं पर सरकार का रोल आता है। और ये बहस किताब में अमू और कुमार भी करते हैं। हाँ, कुमार को लगता है कि ये सुविधाएं सिर्फ टैक्स देने वालों के लिए हैं, और ये सोच बहुत आम है। बहुत आम है। कई लोगों को लगता है कि जो टैक्स नहीं देता उसे सुविधाएं क्यों मिलनी चाहिए। लेकिन अम्मू का जवाब तो मतलब दिल जीत लेता है। बिल्कुल, झुग्गी में रहने वाले भी नागरिक हैं और उनके भी अधिकार हैं। अम्मू ने पूरी बात का निचोड़ बता दिया। ये जिम्मेदारी सरकार की ही है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां तो मुनाफे के लिए काम करती हैं। बिल्कुल। उन्हें नालियां साफ करने या मलेरिया विरोधी अभियान चलाने में क्या मुनाफा होगा? कुछ नहीं, तो वो ये काम क्यों करेंगी? रुकिए, लेकिन यहाँ एक और तर्क दिया जा सकता है। बताइए। हम सब ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे हैं, काम अक्सर धीरे होता है, तो कोई ये भी तो कह सकता है कि प्राइवेट कंपनियां मुनाफे के लिए ही सही, काम तो ज्यादा कुशलता से ज्यादा एफिशिएंटली करती हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और इस पे बहुत बहस होती है। तो क्या एक थोड़ा महंगा लेकिन भरोसेमंद प्राइवेट नल एक अविश्वसनीय या ना के बराबर मौजूद सरकारी नल से बेहतर नहीं है? देखिए, ये सच है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ मामलों में ज्यादा कुशल हो सकता है, लेकिन अगर हम पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी तरह से बाजार के हवाले कर देंगे तो क्या होगा? तब तो एक ही नियम चलेगा। जिसके पास पैसा है उसे सुविधा मिलेगी। इससे समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक वो जो अच्छी प्राइवेट सुविधाओं का खर्च उठा सकते हैं, और दूसरे वो जो पूरी तरह से पीछे छूट जाएंगे। हाँ, और एक लोकतंत्र का मकसद सिर्फ कुछ लोगों के लिए कुशलता लाना नहीं, बल्कि हर नागरिक तक बराबरी का मौका पहुंचाना है। इसीलिए ये जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन कुमार का एक और डर था कि सरकार दिवालिया हो जाएगी। हाँ, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? इसका जवाब बहुत आसान है। हम ही से आता। बिल्कुल, हम सब जो टैक्स देते हैं वही सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। किताब में 2023-24 के बजट का एक अंदाजा दिया गया है, जो बताता है कि सरकार की कमाई का लगभग 19% इनकम टैक्स से, 18% GST से और 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है। और यहाँ एक मजेदार बात है, हम अक्सर इनकम टैक्स की ही बात करते हैं, लेकिन GST जो हम हर छोटी बड़ी चीज खरीदने पर देते हैं, वो भी लगभग उतनी ही बड़ी कमाई का जरिया है। सही है। बिल्कुल। और इस टैक्स के स्ट्रक्चर में भी एक कहानी छिपी है। GST जैसा टैक्स, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, वो अमीर और गरीब सब पर बराबर असर डालता है। अच्छा, कैसे? एक गरीब आदमी जब साबुन खरीदता है तो वो भी उतना ही GST देता है जितना एक अमीर आदमी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि एक अच्छी टैक्स व्यवस्था वो है जो डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम और कॉर्पोरेशन टैक्स पर ज्यादा निर्भर हो, क्योंकि वो लोगों की कमाई की क्षमता के हिसाब से लिया जाता है। सरकार बजट में बताती है कि इसे कहाँ खर्च करना है। हाँ, जैसे इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा लगभग 20% राज्यों को वापस दे दिया जाता है ताकि वो अपने स्तर पर काम कर सकें। करीब 20% पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। देश की सुरक्षा पर करीब 8% खर्च होता है। और जो बाकी पैसा बचता है वो पानी की पाइपलाइन बिछाने, बिजली घर बनाने, सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने जैसी योजनाओं पर खर्च होता है। तो ये एक साइकिल है, पैसा हमसे सरकार तक और सरकार से वापस हम तक सुविधाओं के रूप में पहुंचना चाहिए। यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस साइकिल में कहीं ना कहीं बहुत बड़े लीकेज हैं। हाँ, खैर, इतनी सारी समस्याओं की बात करके मन थोड़ा भारी हो जाता है। क्या कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है? कोई ऐसी कहानी है जो उम्मीद जगाए? हाँ, बिल्कुल है। और ये कहानियां दिखाती हैं कि अगर सही नियत और प्लानिंग हो तो बदलाव संभव है। बताइए। सबसे शानदार उदाहरण ब्राजील के पोर्तो एलेग्रे शहर का है।
हमारे शहरों की तरह वहाँ भी बहुत गरीबी और असमानता है। अच्छा, लेकिन वहाँ के वाटर डिपार्टमेंट ने कुछ कमाल का कर दिखाया है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने शहर के हर एक इंसान तक साफ पानी पहुंचा दिया है। हर एक इंसान तक? हर एक इंसान तक। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि वहाँ बच्चों की मौत की दर बाकी शहरों के मुकाबले बहुत ही कम हो गई है। वाह। क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जैसे डायरिया, हैजा, ये सब गंदे पानी से ही होती हैं। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। पर उन्होंने ये किया कैसे? क्या उन्होंने सब कुछ मुफ्त कर दिया? नहीं, उन्होंने एक बहुत स्मार्ट मॉडल अपनाया। पानी की कीमत कम रखी और जो गरीब परिवार हैं उनसे तो आधा ही बिल लिया जाता है। अच्छा। इससे जो भी मुनाफा होता है उसे वापस पानी की सप्लाई को और बेहतर बनाने में ही लगा दिया जाता है। मतलब सब कुछ एकदम पारदर्शी है। और लोग फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वाह, मतलब जनता की भागीदारी से व्यवस्था को सुधारा गया। अपने देश में भी कोई ऐसा अच्छा उदाहरण है? हाँ, भारत में भी अलग अलग तरह के सफल प्रयोग हुए हैं। मुंबई का वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट अपने पानी के बिल से ही इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि उसका सारा खर्च निकल जाता है। वो काफी हद तक आत्मनिर्भर है। हाँ, चेन्नई, जहाँ पानी की इतनी कमी है, वहाँ बारिश के पानी को बचाने यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत जोर दिया गया है। और उसके अच्छे नतीजे भी दिखे। बिल्कुल। और किताब में सुलभ का भी जिक्र है, जो एक गैर सरकारी संगठन है। हाँ, सुलभ का काम तो वाकई प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर लाखों पब्लिक टॉयलेट बनाए हैं, खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लिए। और आज उनकी वजह से करीब 2 करोड़ लोगों तक सफाई की सुविधा पहुंची है। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि कोई एक जादुई हल नहीं है। कहीं सरकारी विभाग अच्छा काम कर रहा है, कहीं लोग खुद आगे आ रहे हैं। और समझा कि पानी, सफाई, बिजली जैसी जन सुविधाएं सिर्फ चीजें नहीं हैं। ये सम्मान से जीने का आधार है और हमारा हक है। हमने देखा कि कैसे ये हक कुछ लोगों के लिए एक आसान सी सच्चाई है और कुछ के लिए एक रोज का संघर्ष। और ये भी जाना कि इस हक को हकीकत में बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, जिसके लिए पैसा हम और आप ही देते हैं। हमने अधिकारों और सरकार की जिम्मेदारियों की तो बहुत बात कर ली, पर जाते जाते एक सवाल मैं हम सबके लिए छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरूर। इस पूरी कहानी में हमारी क्या भूमिका है? जब हम जानते हैं कि साफ पानी कितना कीमती है और कितनी गैर बराबरी से बटा हुआ है, तो क्या अगली बार ब्रश करते हुए नल खुला छोड़ने से पहले हम एक पल के लिए पद्मा के बारे में सोचेंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद हमारा एक बाल्टी पानी बचाना सीधे तौर पे पद्मा तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये एक सोच की शुरुआत है। ये समझने की शुरुआत है कि हमारे छोटे छोटे काम भी इस बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। तो आज से हम अपनी आदतों में ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव ला सकते हैं जो सिर्फ पानी ना बचाए, बल्कि हमें इस असमानता के प्रति और ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाए? सोचिएगा जरूर।